नमस्कार दोस्तों, मंथन भाई रतन गुजर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। कल हमने संसद पर चर्चा की थी। संसद का मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों पर हमने विभिन्न टुकड़े करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिससे कि आपको याद करने की सुलभता हो। आज हम संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा की क्या शक्ति है एवं राज्यसभा की क्या शक्ति है। संसद, जैसा कि हम जानते हैं कि संसद का कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून निर्माण करने का कार्य संसद का है, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा संसद कहलाती है और इन दोनों से कानून पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद हस्ताक्षर होने से वो कानून लागू होता है। तो संसद की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे, जैसा कि संसद संघ सूची भारत में क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग शक्तियों का बंटवारा होता है दोनों के। और भारत में हमारे संविधान ने 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, मतलब संसद को है। राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, मतलब राज्यों के विधानमंडल को है। एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है एवं राज्यों को भी है। तो ये 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन कर रखा है संविधान ने। तो संसद का कार्य है संघ सूची एवं समवर्ती सूची, और एक सूची और आती है जिसे हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। अवशिष्ट सूची, कई बार अवशिष्ट सूची से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट सूची का विषय है। अब आप ये पूछोगे कि ये अवशिष्ट सूची कहाँ से आ गई भाई? पहले संघ सूची थी संविधान में, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट सूची क्या होती है? तो ये भी मैं आपको बता दूं। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय की परिस्थिति में जो विषय संविधान में शामिल इन सूचियों के माध्यम से करने थे, उन विषयों को अलग अलग संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में डाला गया। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार कि आने वाले समय में नवाचार, नई टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे संविधानवेताओं ने भविष्य का बहुत ख्याल रख करके संविधान का निर्माण किया है। तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिससे कोई नए विषय आए तो उनको कहाँ शामिल करेंगे? तो उन नए विषयों को आप अवशिष्ट सूची में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा था आपको कि साइबर कानून कौन सी सूची का विषय है। अब उसमें ऑप्शन आया था संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, अवशिष्ट सूची का विषय। तो सब लोग संघ सूची करके आए, लेकिन सही आंसर है अवशिष्ट सूची का विषय। लेकिन अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, मतलब संसद को है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे, संघ सूची
समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट सूची और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो अब हम चर्चा करेंगे संसद की शक्तियों के बारे में। वही हम दो टुकड़े करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम विधायी शक्ति के बारे में जानेंगे। विधायी शक्ति, वैसे इसके हम टुकड़े कर रहे हैं। पहला विधायी शक्ति, दूसरा कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा संविधान संशोधन की शक्ति, पांचवा विशिष्ट शक्ति। इन पांचों शक्तियों को, लोकसभा को इन शक्तियों के बारे में क्या है और राज्यसभा को कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इन शक्तियों के बारे में तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब सामान्य विधेयक। सामान्य जो विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। मान लो किसी भी सामान्य विधेयक को लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने उसको साधारण बहुमत से पारित कर दिया, क्योंकि सामान्य विधेयक पर साधारण बहुमत का होना जरूरी है। साधारण बहुमत का मतलब मतदान के दिन उपस्थित का 50+1 होना जरूरी है। सामान्य विधेयक को लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा को सामान्य विधेयक पर ऐसी कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो राज्यसभा उसको या तो पारित कर दे या उसको 6 माह के लिए रोक सकती है। ध्यान रहे, मान लो यही विधेयक, सामान्य विधेयक पहले राज्यसभा में लाया गया, फिर उसको लोकसभा में भेजा गया, तो लोकसभा भी उसे 6 माह तक रोक सकती है। तो इधर लिख लो आप, 6 माह तक रोक सकती है। मान लो 6 माह तक राज्यसभा ने उसको रोक दिया है या 6 माह पहले पारित करके भेज दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो 6 माह बाद भी उन्होंने उस विधेयक को पारित करके नहीं भेजा है, पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो लोकसभा से पारित विधेयक को, सामान्य विधेयक को राज्यसभा ने 6 माह बाद भी पारित नहीं किया है। इसका मतलब दोनों सदनों में विरोधाभास हो गया, दोनों सदनों में उस विधेयक पर टकराव की स्थिति आ गई। तो क्या होगा? तो सामान्य विधेयक पर, ध्यान रहे मैं सामान्य विधेयक बोल रहा हूं, क्योंकि विधेयक सामान्य विधेयक भी होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, तो अलग अलग बात है। आपको केवल ध्यान रखना है, सामान्य विधेयक को राज्यसभा या कोई भी एक सदन 6 माह तक रोक सकता है और 6 माह बाद उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। मान लो राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो वो विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर टकराव की स्थिति में
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ध्यान रहे, संयुक्त बैठक कौन बुला रहा है? राष्ट्रपति। हर लाइन में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। संयुक्त बैठक कौन बुला रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर बुला रहा है? प्रधानमंत्री की। और क्यों बुला रहा है? सामान्य विधेयक को राज्यसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में टकराव की स्थिति बन गई है, इस वजह से उसको संयुक्त बैठक बुलानी पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन कब? सामान्य विधेयक पर। कब बुलाएगा? सामान्य विधेयक पर। तो विधेयक शक्ति में आपको यह ध्यान रखना है कि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है और राज्यसभा उसे 6 माह तक के लिए रोक सकती है। 6 माह बाद भी अगर पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अब संयुक्त बैठक में क्या होगा भाई? संयुक्त बैठक में क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, 545 है, राज्यसभा की 245 ही है, तो 500 और 200 700 790 हो गए टोटल। तो 790 का बहुमत चाहिए, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसीलिए लोकसभा के अनुरूप वो विधेयक पारित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन ज़्यादा प्रभावशाली दिख रहा है? तो लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली दिख रही है, क्योंकि राज्यसभा ने मान लो पारित नहीं किया, संयुक्त बैठक अगर बुला ली तो लोकसभा के अनुरूप लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने से वो विधेयक पारित हो जाएगा। अब भारत में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है अब तक? ये क्वेश्चन भी आता है। तो अब तक भारत में 3 बार, अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई ये भी ध्यान होना चाहिए। पहला 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, और 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम, और 2002 में पोटा मतलब आतंकवाद निवारक अधिनियम। 3 बार अब तक भारत में संयुक्त बैठक बुलाई गई है दोनों सदनों की। ये ध्यान रहे, तीनों बार पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तीनों संयुक्त बैठक में मौजूद थे। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो संसद की संयुक्त बैठकों में, तीनों बैठकों में जिन्होंने हिस्सेदारी दी है या जिनका हिस्सा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी तीनों बैठकों में शामिल थे। तीनों संयुक्त बैठकों में शामिल थे। ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया सामान्य विधेयक, मतलब विधेयक शक्ति।
विधेय शक्ति से संबंधित यह चीज हो गई। दूसरा आता है कार्यपालिका शक्ति। लोकसभा की कार्यपालिका से संबंधित कौन सी शक्ति है? ये मैंने प्रधानमंत्री पढ़ाया था, उस समय भी बताया था कि प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये लोकसभा की शक्ति है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और क्या है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गए। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री एवं मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो कि 50 सदस्यों द्वारा और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में लाया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। सरकार एक तरह से समाप्त हो जाती है, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री समाप्त हो जाते हैं। लेकिन निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाए जाते हैं, लेकिन पारित होने पर सरकार नहीं गिरती है। ये ध्यान रखें। निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जाएंगे, लेकिन पारित होने पर सरकार गिरती नहीं है। ध्यान रहे, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। अब कार्यपालिका शक्ति के संबंध में राज्यसभा की ऐसी कौन सी शक्ति है? तो कार्यपालिका शक्ति के संबंध में राज्यसभा केवल इनसे प्रश्न पूछ सकती है। आपको ध्यान होगा, कोई भी मंत्री है या प्रधानमंत्री है, उन मंत्री और प्रधानमंत्री के से राज्यसभा में जवाब मांगा जाता है। कोई भी राज्यसभा सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है कि सरकार के प्रति मंत्री का दायित्व निर्वहन नहीं हो रहा है या मंत्री जी को जनता से जवाब चाहिए, तो राज्यसभा में भी जनता की तरफ से प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सरकार से जवाब मांग सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और उनको राज्यसभा में भी मंत्रियों को जवाब देना होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सदन में शामिल हो सकते हैं कार्यवाही में, लेकिन मतदान का अधिकार केवल कहाँ होगा? अगर लोकसभा सदस्य हैं तो लोकसभा में मतदान करेंगे। अगर राज्यसभा सदस्य हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
मंत्री एवं प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो। तो राज्यसभा सदस्य है तो मतदान राज्यसभा में होगा। तो ध्यान रहे, कार्यपालिका शक्ति के संबंध में राज्यसभा क्या कर सकती है? केवल प्रश्न पूछ सकती है। तीसरी आती है वित्तीय शक्ति। लोकसभा की वित्तीय शक्ति के मामले में लोकसभा को कौन से अधिकार प्राप्त है या कौन सी ऐसी शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा को विशेष बनाती है? ये भी ध्यान रहे, इसमें भी लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली है। धन विधेयक और बजट। धन विधेयक, बजट, अनुदान की मांगें पहले लोकसभा में ही रखी जाएगी। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या बजट है, वो पहले लोकसभा में रखा जाएगा। अब राज्यसभा इस मामले में क्या कर सकती है? ये भी ध्यान रहे कि राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक या बजट को 14 दिन तक रोक सकती है। चौदह दिन तक राज्यसभा उसको रोक सकती है, लेकिन 14 दिन बाद भी राज्यसभा ने धन विधेयक, वित्त विधेयक या बजट को पारित करके नहीं भेजा। बजट वैसे लोकसभा में ही रखा जाएगा। धन विधेयक को अगर पारित करके नहीं भेजा तो लोकसभा के अनुरूप पारित मान लिया जाएगा, वो लोकसभा के अनुसार पास हो जाएगा। तो वित्तीय शक्ति में राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि इस पर विरोधाभास होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ध्यान रहे, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो धन विधेयक, बजट केवल लोकसभा में रखे जाएंगे। राज्यसभा केवल डिले कर सकती है और वो 14 दिन तक कर सकती है, उसके बाद लोकसभा के अनुसार पारित मान लिया जाता है। तो वित्तीय शक्तियों में भी लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली है। अब आती है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। देखो दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसा कि सामान्य विधेयक में मैंने बताया था कि वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जिस प्रकार से राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, क्या संविधान संशोधन विधेयक को भी 6 माह तक रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है।
क्या सामान्य विधेयक पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता था? क्या संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है? लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल सामान्य विधेयक पर है, ये विशेष ध्यान रखें आप। वित्त विधेयक को, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को रोकने में तो 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा ने पारित करके नहीं भेजा, तो विधेयक समाप्त समझा जाता है। क्योंकि संविधान में अगर हम संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि अगर संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा के अनुसार पारित हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, दोनों सदनों से बारी बारी से वो पारित होना जरूरी है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। ये व्यवस्था कब की गई कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा ही? तो ये व्यवस्था 24वें संविधान संशोधन 1971 में की गई। 24वें संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी के समय संविधान संशोधन हुआ। 24वां संविधान संशोधन 1971 से ये व्यवस्था की गई। क्या सामान्य विधेयक पर भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है? लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, एक बार के लिए सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर मंत्री परिषद ने उसी विधेयक को दोबारा पारित करके भेज दिया तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन सामान्य विधेयक को एक बार के लिए तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये आप ध्यान रखें। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति उसको एक बार में पारित करने के बाद हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है, एक बार में राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उसी विधेयक को पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। ये 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई थी। 42वें में तो सामान्य विधेयक पर भी इंदिरा गांधी जी ने जो संशोधन किया था, उसमें सामान्य विधेयक को भी राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। लेकिन वापस मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और राष्ट्रपति को सामान्य विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेजने की व्यवस्था की गई। तो ये संविधान संशोधन की शक्ति है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे विशिष्ट शक्ति। कि लोकसभा को ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्ति है या राज्यसभा को ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। तो लोकसभा को, जैसे मैंने आपको बताया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखे जाएंगे पहले, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखे जाएंगे और 14 दिन बाद
लोकसभा के अनुसार पारित मान ले जाएंगे। अब जो सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक दोनों सदनों की जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये लोकसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई कि संयुक्त बैठक पर लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। ध्यान रहे, सभापति नहीं, उपसभापति। संयुक्त बैठक पर लोकसभा का स्पीकर अध्यक्षता करता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये ध्यान रहे आप, विशेष क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक पर लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। ये लोकसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई। और राज्यसभा की ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्ति है जो लोकसभा से कुछ अलग है? तो ध्यान रखें आप, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 67। लोकसभा में एक और बता दूं मैं आपको कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है उस राष्ट्रीय आपात को वापस समाप्त करने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्य उसको समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं। 1/10 सदस्य लोकसभा में लाते हैं और उसको सामान्य बहुमत से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रीय आपात समाप्त समझा जाता है। ये राज्यसभा को शक्ति नहीं है, राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया ही नहीं जाता है। तो ये लोकसभा की कुछ विशिष्ट शक्ति हो गई। अब राज्यसभा में अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। पहले लोकसभा में भी जाएगा हालांकि, लेकिन पहले कहाँ लाया जाएगा? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई। और राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से पारित करने के बाद लोकसभा की सहमति से, सामान्य बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर, ध्यान रखें ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का होने पर राज्यसभा उसको कानून बना सकती है, उस पर कानून बना सकती है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से कानून बना सकती है जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो। जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो। और एक और राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है जो है अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण राज्यसभा करती है। अखिल भारतीय सेवाओं
से संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कानून कौन बना सकती है? राज्यसभा बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? जैसे IAS, IPS और IFS। IFS का मतलब आप इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं समझे। एक तो IAS, दूसरा IPS, तीसरा IFS। ये 1966 में जोड़ी गई। मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ये राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई, ये लोकसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई। तो आज हमने लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा और इसका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे आपको पता लगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, जिससे आपके सारी स्थितियां, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी देखने में, इसलिए आज इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और मुझे कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।